हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बैलेंस ऑफ पावर, जिसमें हम समझेंगे इसके मीनिंग, नेचर और एजम्पशंस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। स्टार्टिंग विद इट्स मीनिंग, बैलेंस ऑफ पावर इज एन इम्पॉर्टेंट डिवाइस ऑफ पावर मैनेजमेंट। बैलेंस ऑफ पावर एक ऐसा टूल या साधन है जिसके द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे पावर को मैनेज किया जाता है, और तभी इसे बैलेंस ऑफ पावर या शक्ति का संतुलन कहते हैं। पावर को इस प्रकार से मैनेज किया जाता है कि किसी भी एक देश को या ग्रुप ऑफ नेशंस को बहुत ज्यादा पावरफुल होने से रोका जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो इंटरनेशनल सिस्टम में पीस के लिए अच्छा नहीं होगा। सो ग्रुप ऑफ नेशंस प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट अनदर ग्रुप बाय मैचिंग देयर पावर। एक ग्रुप अपने आप को प्रोटेक्ट करता है दूसरे ग्रुप से उसकी पावर को मैच कर under the concept of balance of power. It is the maintenance of a just equilibrium of power among the different groups of states. इस वर्ड को आप ध्यान से समझ लीजिए कि बैलेंस ऑफ पावर बात करता है जस्ट इक्विलिब्रियम के एस्टैब्लिशमेंट की। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब दो चीजें क्वांटिटी में बिल्कुल सेम हो या इक्वल हो, या हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस हो। लेकिन बैलेंस ऑफ पावर बात करता है एक जस्ट इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने की, विच मीन्स कि दो चीजें एग्जैक्ट सेम ना होकर ऑलमोस्ट सेम होती हैं। अगर एक तरफ 55 का रेशियो है तो दूसरी तरफ 45 का रेशियो है। एग्जैक्टली सेम ना होकर ऑलमोस्ट सेम होना। तो बैलेंस ऑफ पावर बात करता है जो अलग अलग स्टेट्स के ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में एक जस्ट इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने की, सो दैट उनमें से एक ग्रुप बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए और अपनी विल को दूसरों पर इन्फोर्स करने लगे। और यहाँ जस्ट इक्विलिब्रियम की बात क्यों की गई है इंस्टेड ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हम आगे चलकर समझने वाले हैं। अगर आप इस इमेज को देखें तो आपको बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक स्केल है या एक तराजू है, और इसमें दोनों साइड्स एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तराजू की या स्केल की जो एक साइड है वो थोड़ा नीचे है। दिस इज व्हाट जस्ट इक्विलिब्रियम इज। ये बैलेंस ऑफ पावर है, और यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इक्विलिब्रियम बना रहे या एक जस्ट इक्विलिब्रियम बना रहे, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर एक बैलेंस एस्टैब्लिश हो सके, कोई ग्रुप बहुत ही ज्यादा पावरफुल ना बन सके और अपनी विल को दूसरों पर इन्फोर्स ना करे। क्योंकि अगर एक स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर उनकी एक हेजेमनी एस्टैब्लिश हो जाएगी, और इससे पीस और स्टेबिलिटी को भी एक खतरा हो सकता है। इसीलिए बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है इट प्रिवेंट्स हेजेमनी। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि ये जो साइड है तराजू की, ये ग्रुप ए है। इस ग्रुप में 4 कंट्रीज आते हैं और ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। तो इसकी पावर को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, दूसरी साइड से एक और ग्रुप एस्टैब्लिश किया जाएगा जिसे हम कह सकते हैं बी। इसमें भी 4 से 5 कंट्री साथ में आएंगे और एक ग्रुप को एस्टैब्लिश कर लेंगे, ताकि एक ग्रुप को बहुत ज्यादा पावरफुल होने से रोका जाए। और इसी प्रकार एस्टैब्लिश होता है बैलेंस ऑफ पावर। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जिस्टेंस में है सिंस द 17th सेंचुरी। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, 17वीं शताब्दी से ये प्रेवलेंस में है। स्टेट्स जो हैं वो इसे यूज करती आ रही हैं। हालांकि इसकी जो गोल्डन एज मानी जाती है वो है फ्रॉम 1815 टू 1914। 1815 में क्या हुआ था ये आपको मुझे बताना है नीचे कमेंट कर। हिंट में आपको बता देती हूँ दैट इट्स रिलेटेड विद नेपोलियन। सो 1815 से 1914 का जो टाइम है वो बैलेंस ऑफ पावर की गोल्डन एज इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दौरान एक बैलेंस ऑफ पावर एस्टैब्लिश रहा इंटरनेशनल लेवल पर, और कोई बहुत बड़ी वॉर नहीं हुई। एक पीस एंड स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश रही जो कि बैलेंस ऑफ पावर का ऑब्जेक्टिव होता है। और 1914 से क्या स्टार्ट हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो हैं कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटांट करके 2 डिफरेंट अलायंसेस बने थे। एक तरफ था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, तो उस ग्रुप की पावर को काउंटर करने के लिए दूसरी तरफ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। इसी प्रकार आप जानते हैं
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कौन से दो ग्रुप्स बने? एक्सिस पावर एंड द अलाइड पावर्स। एक तरफ थे जर्मनी, जापान एंड इटली, वहीं दूसरी तरफ थे सोवियत यूनियन, यूएसए और ब्रिटेन जैसे कंट्रीज। तो ये होता है बैलेंस ऑफ पावर। एक ग्रुप को काउंटर किया जाता है दूसरे ग्रुप द्वारा और किसी भी ग्रुप को बहुत ज्यादा पावरफुल होने से रोका जाता है। इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, वी ऑल नो कि क्या स्टार्ट हुआ, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई। तब भी बैलेंस ऑफ पावर आया। एक तरफ ग्रुप कौन सा था? यूएसए का ग्रुप था। दूसरी तरफ कौन सा ग्रुप था? यूएसएसआर का ग्रुप था। यूएसए ने अलायंसेस बनाई लाइक नाटो, सीएटो, सेंटो। वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर या सोवियत यूनियन ने बनाया वार्सा पैक्ट। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं कि बैलेंस ऑफ पावर को कैसे एक्सरसाइज किया गया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। बात करें अगर इसकी डेफिनेशन की, तो लॉर्ड कैसलरी की एक स्टेटमेंट है दैट बैलेंस ऑफ पावर मीन्स द मेंटेनेंस ऑफ सच अ जस्ट इक्विलिब्रियम between the members of family of nations as should prevent any one of them from becoming sufficiently strong to impose its will upon the rest। ये वही बात कर रहे हैं जो अभी हमने समझी थी। इनका भी यही मानना है कि बैलेंस ऑफ पावर का क्या मतलब होता है, एक जस्ट इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, सो दैट किसी एक ग्रुप को प्रिवेंट किया जाए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने से। वहीं जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने कहा है कि बैलेंस ऑफ पावर एक ऐसा इक्विलिब्रियम है या पावर रिलेशंस में एक ऐसी स्टेबिलिटी है जो कि स्टेट्स के द्वारा या तो अलायंस करके लाई जाती है या फिर दूसरे साधनों या डिवाइसेस द्वारा लाई जाती है। ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं या मेथड्स हैं जिनके थ्रू बैलेंस ऑफ पावर को एस्टैब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वहीं डिकिंसन का मानना है कि बैलेंस ऑफ पावर में दो डिफरेंट बातें इंक्लूडेड होती हैं। वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पावर में इक्विलिब्रियम भी आता है और डिसइक्विलिब्रियम भी आता है। जब दो साइड्स बिल्कुल इक्वल होती हैं उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, और जब दो साइड्स में इनइक्वालिटी होती है यानी कि एक साइड ज्यादा पावरफुल होती है तब होता है डिसइक्विलिब्रियम। तो उनका मानना है कि बैलेंस ऑफ पावर में ना ही सिर्फ इक्विलिब्रियम आता है बल्कि डिसइक्विलिब्रियम भी आता है। सो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर मींस कि ग्रुप ऑफ नेशंस के बीच में एक ऐसे जस्ट इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करना ताकि एक ग्रुप को बहुत ज्यादा पावरफुल होने से रोका जाए और हेजेमनी को प्रिवेंट किया जाए, और इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर एक पीस और स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश की जा सके। दिस इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। मेरा टिप यही रहेगा कि जब भी आपको कंफ्यूजन हो किसी भी तरह की इस कॉन्सेप्ट के मीनिंग को लेकर, तो हमेशा उस तराजू वाली इमेज को अपने माइंड में इमेजिन कीजिएगा। आप कभी भी नहीं भूलने वाले इसके मीनिंग को। नाउ बैलेंस ऑफ पावर को हम और अच्छे से समझते हैं इसके नेचर के थ्रू। बैलेंस ऑफ पावर का नेचर किस प्रकार का है? ये पावर रिलेशंस में जस्ट इक्विलिब्रियम की बात करता है। और ये जस्ट इक्विलिब्रियम की बात क्यों करता है? क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम भी होता है और साथ ही साथ थोड़ा डिसइक्विलिब्रियम भी होता है। देखिए, बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है इट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। और नेशनल पावर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी देश की पावर को हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि कभी भी दो देशों की पावर एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती है। तो क्योंकि हम पावर को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ जस्ट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ना कि एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम की, because it is never possible for the two groups to be exactly equal in terms of power, plus we can never measure a state's exact power। जैसा कि उस स्केल वाली इमेज में था कि तराजू की एक साइड जो थी वो थोड़ा टिल्टेड थी। नेक्स्ट इज दैट इट इज टेम्पररी एंड अनस्टेबल। बैलेंस ऑफ पावर में जो ग्रुप्स बनते हैं वो टेम्पररी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और वो शॉर्ट समय के लिए सर्वाइव करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार एक ग्रुप बन गया वो हमेशा के लिए एक ग्रुप बना रहेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अब आप देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसएसआर और यूएसए एक साइड से लड़े थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद
वो दो ऑपोजिट ग्रुप्स बन गए। ऑल्सो बैलेंस ऑफ पावर हैज टू बी एक्टिवली अचीव्ड। बैलेंस ऑफ पावर अपने आप नहीं बनता है, नेशंस को एफर्ट्स करनी पड़ती हैं थ्रू वेरियस मेथड्स सो दैट एक बैलेंस एस्टैब्लिश हो सके। बिग पावर्स आर द मेन एक्टर्स। बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट में जो बिग पावर्स होती हैं, जो शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं, वो मेन एक्टर्स होते हैं, और जो स्मॉल स्टेट्स होती हैं या लेस पावरफुल स्टेट्स होती हैं वो एक स्पेक्टेटर की तरह होती हैं। उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट रिवॉल्व्स अराउंड पावर। तो ऑब्वियस सी बात है, जो जितना ज्यादा पावरफुल होगा वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस कॉन्सेप्ट में। इट इज नॉट अ डिवाइस ऑफ पीस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पावर। ये पीस और स्टेबिलिटी को सपोर्ट तो करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वॉर के अगेंस्ट है। बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मानता है कि बैलेंस एस्टैब्लिश करने के लिए अगर स्टेट्स को वॉर में जाना पड़े तो उन्हें वॉर भी करनी चाहिए। तो ये वॉर के अगेंस्ट नहीं है बल्कि वॉर को सपोर्ट करता है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द बैलेंस। ये मानता है कि अगर एक ग्रुप बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है तो बैलेंस एस्टैब्लिश करने के लिए दूसरे ग्रुप को पहले ग्रुप के साथ वॉर पे चले जाना चाहिए। सो इट्स नॉट अ डिवाइस ऑफ पीस। ये सिर्फ और सिर्फ पीस की बात नहीं करता है, ये वॉर की भी बात करता है। नो नेशन इज टू बी एलिमिनेटेड। किसी भी देश को खत्म नहीं कर देना है। इस कॉन्सेप्ट का एम है बैलेंस एस्टैब्लिश करना, ना कि किसी राष्ट्र को खत्म कर देना। इवन अगर वॉर पे जा रहे हैं तो दुश्मन की पावर को वीक करना है, उसे खत्म नहीं करना है। दिस इज व्हाट दिस कॉन्सेप्ट स्टैंड्स फॉर। Next point is multiplicity of states as an essential condition. इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकलिटी में लाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि मल्टीपल स्टेट्स एग्जिस्टेंस में हो। ये कॉन्सेप्ट तभी ऑपरेशनल बन सकता है जब इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ बिग पावर्स हों या मेजर पावर्स हों और वो इंटरेस्टेड हो बैलेंस को एस्टैब्लिश करने में। नेशनल इंटरेस्ट इज इट्स बेसिस। स्टेट्स बैलेंस ऑफ पावर में क्यों आती हैं? अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए। देखिए, कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा देश उनके ऊपर अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करे, बल्कि उनके नेशनल इंटरेस्ट में होगा कि एक बैलेंस एस्टैब्लिश रहे। हर स्टेट बैलेंस ऑफ पावर में इसीलिए एंटर करती है ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रिजर्व करके रख सके, क्योंकि अगर इम्बैलेंस ऑफ पावर हुआ, कोई दूसरा स्टेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ, तो पॉसिबिलिटी होगी कि वो उस स्टेट पर अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करेगा और इस वजह से स्टेट्स अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन्हें तो कोई और ही पावरफुल स्टेट डिक्टेट कर रही होगी। सो नेशनल इंटरेस्ट भी इसका एक आधार होता है। तो ये तो था बैलेंस ऑफ पावर का नेचर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द 5 प्रिंसिपल assumptions रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पावर। ये ऐसे 5 आइडियाज या बिलीव्स हैं जिन्हें बैलेंस ऑफ पावर एज्यूम करके चलता है या मान के चलता है। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पावर क्या सपोज या एज्यूम करता है? ये एज्यूम करता है दैट स्टेट्स आर डिटरमिन्ड टू प्रोटेक्ट देयर वाइटल राइट्स एंड इंटरेस्ट बाय ऑल मीन्स। ये मान के चलता है कि जो स्टेट्स बैलेंस ऑफ पावर का एक हिस्सा बनती हैं वो हर हालात में या किसी भी तरीके से अपने राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, चाहे इसके लिए उन्हें वॉर पे ही क्यों ना जाना पड़े। दूसरी असम्पशन ये है कि जो स्टेट्स के वाइटल इंटरेस्ट होते हैं उनको खतरा होता है और इसी थ्रेट की वजह से वो बैलेंस ऑफ पावर को एस्टैब्लिश करने के फेवर में होती हैं। ये हमने नेचर में भी डिस्कस किया है कि एक स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट इसका बेसिस होते हैं। Next assumption is that the relative power position of states can be measured with a certain degree of accuracy. ये कॉन्सेप्ट मान के चलता है कि स्टेट्स की पावर को कुछ हद तक एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है with a certain degree of accuracy. एग्जैक्टली तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, बट एक हद तक जरूर कर सकते हैं।
Balance will either deter the threatening state from launching an attack or permit the victim to avoid defeat if an attack should occur. ये कॉन्सेप्ट ये भी मान के चलता है कि अगर बैलेंस ऑफ पावर की एक स्थिति इस्टेब्लिश हो जाती है इंटरनेशनल लेवल पर, तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर अटैक करने से बचेगा, वो प्रिवेंट करेगा अपने आप को दूसरे ग्रुप पर अटैक करने से, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसा कर दिया तो दूसरी साइड से भी अच्छा रिटेलिएशन मिलेगा। और इन केस अगर अटैक ऑलरेडी हो जाता है तो जिस स्टेट पर अटैक हुआ है या जिस ग्रुप पर अटैक हुआ है वो अपनी डिफीट मानने से भी मना कर देगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर की वजह से दोनों ही साइड्स लगभग इक्वल हो जाएंगी पावर में, और जिस ग्रुप या स्टेट पर अटैक हुआ है वो अपनी डिफीट को भी या हार को भी अवॉइड कर सकता है। The statesmen can and they do make foreign policy decisions on the basis of power. Statesmen अपनी foreign policy से related decisions अपनी power के basis पर लेते हैं। ये मैंने आपको national power वाली वीडियो में भी बताया था कि एक देश की foreign policy को डिजाइन ही उसकी national power के basis पर किया जाता है। तो ये थी 5 principal assumptions related to balance of power। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स या पोस्टुलेट्स भी हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल या सिद्धांत है बैलेंस ऑफ पावर का वो ये कि अ नेशन फॉलोइंग बैलेंस ऑफ पावर इज प्रिपेयर टू चेंज इट्स अलायंसेस और ट्रीटीज इफ द सर्कमस्टेंसेस में सो डिमांड। एक देश जो बैलेंस ऑफ पावर को फॉलो कर रहा है वो अपने अलायंस या ग्रुप को चेंज भी कर सकता है अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसा डिमांड करें तो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इटली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वी ऑल नो कि इटली वाज अ पार्ट ऑफ एक्सिस पावर्स, बट आफ्टर सम टाइम अराउंड 1943 उन्होंने अपनी साइड चेंज कर ली थी, वो अलाइड पावर्स की तरफ चले गए थे। तो ऐसा नहीं है कि एक देश अपना अलायंस चेंज नहीं कर सकता है। Second principle is that when a nation finds that a particular preponderance of power is increasing, बैलेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए अगर वॉर पर जाना पड़े तो ये कॉन्सेप्ट उसे सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज दैट नो नेशन इज टू बी टोटली एलिमिनेटेड इन वॉर, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वॉर के दौरान ऑब्जेक्टिव ये है कि दूसरे देश की पावर को वीक किया जाए, ना कि उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। तो ये है 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। और ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि बैलेंस ऑफ पावर का मीनिंग क्या होता है, इसका नेचर कैसा है, किन एजम्पशंस को ये मान के चलता है और क्या इसके मेजर प्रिंसिपल्स हैं। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है। इट स्टैंड्स फॉर क्रिएशन ऑफ जस्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नेशन which prevents any particular group from becoming sufficiently stronger and imposing their will on rest of the states. I hope ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं मेथड्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, जिन्हें डिवाइसेस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।